मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज हम लोग महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे। देखो, इसके पहले हमने पूरा विश्व का कंटिनेंट वाइज हमने मानचित्र करा दिया है ना, मानचित्र कार्य पूरा कंटिनेंट वाइज करा दिया था। तो आपको लगभग सारे देश पता होंगे कौन से देश किस कंटिनेंट में हैं, और इनको आप रिवाइज करते रहो, देखते रहो, तभी आपको भूगोल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब मानचित्र वर्क जो है अच्छी तरीके से कर लो। सबके पास तो एक एटलस होना चाहिए, 150-200 रुपये का एटलस आता है। अच्छा एटलस लोगे ऑक्सफोर्ड वगैरह का तो 250-250 के करीब आएगा। तो एक एटलस कम से कम सभी के पास होना चाहिए। अगर पढ़ना है सीरियसली तो, नहीं पढ़ना है टाइम पास करना है तो कोई बात ही नहीं है। तो एटलस जो है रखा करो। जैसे ये तुम्हारे पास है हिंद जो है, ये कौन उसका है ना, ऑक्सफोर्ड का है। हाँ, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस हो, या फिर सस्ती भी आती हैं जो जैसा भी लेना चाहो, लेकिन ऑक्सफोर्ड ज़्यादा अच्छी है, ऑक्सफोर्ड रिकमेंड किया जाता है। तो एटलस जैसे अब आप धाराएं पढ़ाएंगे तो आपके पास पहली बात तो ब्लैंक मानचित्र होना चाहिए, सादा मानचित्र होना चाहिए विश्व का, भारत का, जिससे कि तुरंत आपको लोकेशन जो भी हम यहाँ भराएं मानचित्र में हाथों हाथ तुरंत भरते चलो, तो उससे याद रहेगा। क्योंकि भूगोल जो है मानचित्र पर ही आधारित विषय है। मानचित्र में काम करोगे तो फिर स्थायी रूप से दिमाग में छप जाएगा। तो हम लोग धाराओं का अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर नदियाँ बहती हैं, उसी तरीके से समुद्र में भी धाराएं बहती हैं। समुद्र में जल प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब देखो, धारा उत्पन्न कैसे होती है? धारा मतलब सीधे सीधे बात हो गया कि जल प्रवाह, जल स्थिर है तो वो धारा नहीं कहलाएगी। जैसे नदी की धारा हमारे स्थल मंडल पे है, स्थल पे बहता हुआ जल है नदी की धारा। ऐसे सागरों में बहता हुआ जल क्या है? जल प्रवाह जो है धारा है। हमारी पृथ्वी मैंने बताया पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है या परिभ्रमण कर रही है। परिभ्रमण या घूर्णन एक ही शब्द है, और परिक्रमण में क्या होता है? सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। तो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है पृथ्वी हमारी, अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। घूर्णन करने के कारण जो है क्या होता है कि भाई जो धरातल का जो हल्का भाग होगा, सतह का जो हल्का भाग होगा, वो पीछे जैसे बहुत तेज़ घूम रही है पृथ्वी, इस तरीके से तेज़ी से घूम रही है। तो घूमने के कारण जो पृथ्वी का हल्का पदार्थ होगा वो क्या होगा? पीछे छूट जाएगा। वो क्या होगा? पीछे छूट जाएगा। तो हल्का पदार्थ पृथ्वी क्या है? जल है। जल है जो कि मतलब इस तरीके से घूम रही है, तो जल पीछे इस तरीके से पीछे छूट जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। जल में क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अब जल पीछे हो जाएगा, जल जो है पीछे हो जाएगा। तो धाराएं किस तरफ उत्पन्न होगी? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन दिशा के विपरीत। पृथ्वी के घूर्णन दिशा के विपरीत पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, और धाराएं किधर चली जाएंगी? पूरब से पश्चिम की तरफ। पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है, और धाराएं किधर चली जाएंगी? पूरब से पश्चिम की दिशा पर। तो हम मानचित्र पे समझते हैं। देखो, अब ये यहाँ हमने ग्लोब के माध्यम से समझाया, ये हमारा क्या है? विश्व का मानचित्र है। और ये भूमध्य रेखा, ये क्या है? भूमध्य रेखा। अब पृथ्वी तो इस तरीके से घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरीके से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और जो जल भाग है वो पीछे छूट जाएगा। तो इस तरीके से धाराएं उत्पन्न होंगी, पीछे इधर छूटेंगी। तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में भूमध्य रेखा के आसपास 5 से 10 डिग्री अक्षांश के आसपास भूमध्य रेखा पर क्या होंगी? धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो पृथ्वी धाराओं की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रमुख कारक क्या हो गया?
पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूमना। लेकिन हमारे इस जलमंडल में, हमारे इस महासागर में अलग अलग जो है घनत्व है, लवणता अलग अलग है। मतलब जल में बहुत सारे पदार्थ घुले हुए हैं, नमक सहित बहुत सारे पदार्थ घुले हैं। जहाँ पर ज़्यादा घोल होगा वहाँ पर जल क्या हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा। ज़्यादा भारी होगा तो जल का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, जल का दबाव ज़्यादा हो जाएगा। और जो हल्का जल होगा उसका दबाव कम होगा। तो भारी जल दबाव के कारण वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ एक डिप्रेशन टाइप का हो जाएगा, वहाँ पर एक डिप्रेशन टाइप का। मान लेते हैं ये पानी भरा हुआ है, ये पात्र में जो है पानी भरा है, ये एक महासागर है समझ लो, पानी भरा है। और इतने वाले पानी में क्या है, नमक मात्रा ज़्यादा घुली हुई है, नमक की मात्रा और तमाम पदार्थ ज़्यादा घुले हुए हैं। और इतने वाले में नमक की मात्रा कम है, तो ये पानी हल्का हो जाएगा। अब ये दबाव यहाँ पे भारी है तो दबाव पड़ेगा, तो इसमें गड्ढा टाइप का हो जाएगा, जल में ही जो है क्या हो जाएगा, एक गड्ढा उत्पन्न हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। और इधर मान लेते हैं हल्का जल है, तो ये जल इसकी अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा, हल्का जल है। तो अब यहाँ पर एक ढाल बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पर एक ढाल बन गया। तो हल्के जल से भारी जल की तरफ जो है एक मतलब जल का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हल्के जल से, हल्का जल ऊपर उठा है, भारी जल दबाव के कारण नीचे चला गया, तो एक जो है ढाल बन जाएगा। और ढाल के सहारे समुद्र का जल, महासागर का जल क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो एक घनत्व भी एक कारण हो गया। घनत्व किस लिए उत्पन्न हो गया जल में, क्योंकि जल में तमाम प्रकार के सॉल्यूशंस घुले हुए हैं, तमाम प्रकार के घोल हैं, नमक सहित तमाम प्रकार के पदार्थ घुले हुए हैं। मैं कहते नहीं, जब हम खारा पानी पीते कहते बहुत भारी पानी है, बहुत भारी पानी है, तो भारी पानी दबाव डालेगा। ठीक इसी प्रकार से टेम्परेचर भी अलग अलग है हमारी पृथ्वी पर जो है, टेम्परेचर भी, जैसा कि मैंने बताया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य चमकता है। तो जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी, वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। और जहाँ पर तापमान कम है वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी। और वृष्टि भी ज़्यादा होगी इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं तापमान भी जो है धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तो तापमान हो गया, घनत्व हो गया, लवणता हो गई, लवणता मतलब नमक का घोल। ठीक, और सबसे प्रमुख कारक क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का घूर्णन, ये तो प्रमुख कारक हो गया। लेकिन तापमान में विभिन्नता, तापमान में विभिन्नता, घनत्व में विभिन्नता, लवणता में विभिन्नता, जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे विषुवत रेखा से, वैसे वैसे नमक की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण कम होता है। वाष्प जहाँ होगा, नमक का तो वाष्प होता नहीं, जल का वाष्प, शुद्ध जल का वाष्प होता है। इसीलिए अगर नमक का भी वाष्प होने लगे तो जो वर्षा का जल है, फिर हम अगर पिएँ उसको यूज करें तो खारा होगा। लेकिन वर्षा का जल डिस्टिल्ड होता है, शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि नमक का वाष्पीकरण कम हो पाता, नहीं हो पाता है, सिर्फ शुद्ध जल का ही वाष्पीकरण होता है। तो इस तरीके से जो है ये सब कारक क्या हो गए। और इसके अलावा धरातल की बनावट देख रहे हो किस तरीके से कटापटा हमारी पृथ्वी है, हमारी कटी पृथ्वी है। अब जैसे ही मान लीजिए धारा आई, यहाँ टकराई, तो यहाँ टकरा करके ये जो है इसका क्या हॉर्न टाइप का निकला हुआ है, चोंच निकला हुआ है, टकरा करके एक उधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। तो हमारी स्थल की जो बनावट है, हमारे जो स्थल मंडल की, इस भूमि की, ज़मीन की जो बनावट है, वो भी धाराओं की दिशा को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं कि धाराएं किस दिशा में प्रवाहित होंगी, वही जो है प्रभाव डालती हैं। तो इस तरीके से ये धारा की उत्पत्ति के कारक हो गए। धारा मतलब समुद्री जल का प्रवाह, समुद्री जल का प्रवाह। अब ये धाराएं जो है, समुद्री जल का प्रवाह जो है, एक तो जल प्रवाह होता है, ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं, दूसरा करंट जिसको धारा बोलते हैं, और तीसरा जो है स्ट्रीम होता है। प्रवाह में गति कम होती है, प्रवाह में गति कम होती है, और इसका एक निश्चित जो है स्थल, एक निश्चित जो है स्थान नहीं होता है। प्रवाह कभी जो है किसी मतलब दिशा तो खैर निश्चित होती है, लेकिन ये पवनों के सहारे प्रवाहित होती हैं। प्रवाह मोस्टली क्या होता है, पवनों के सहारे, खास करके पछुआ पवन जो बहते हैं भाई, इसके सहारे व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ठीक, और 30 से 35 के ऊपर जाएंगे तो कौन सी हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं। तो इधर से पछुआ हवाएं ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं पछुआ हवाएं। तो पछुआ हवाओं के सहारे जल का क्या होता है, प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रवाह हो गया। प्रवाह में गति इतनी नहीं होती, प्रवाह में, जल के प्रवाह में इतनी गति नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है धाराएं
तमाम प्रकार की धाराएं, तमाम स्वभाव वाली, ठंडी और गर्म स्वभाव वाली धाराएं 2 प्रकार की होती, ठंडी और गर्म, दोनों स्वभाव वाली धाराएं उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो उनकी गति में क्या हो जाती है, व्यवधान उत्पन्न हो जाती है, तो प्रवाह में गति नहीं होती है। लेकिन जो धारा होती है, जो करंट होती है, वो तेज बहती है, करंट जो है प्रवाह से तेज बहती है। लेकिन जब करंट की ही 2-3 धाराएं, यानी धाराओं की ही जब 2-3 धाराएं आपस में मिल जाती हैं तो और तेज चक्कर मारती हैं, तो और वो काफ़ी चौड़े मतलब दूरी तक बहती हैं, तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं, या विशाल धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशाल धारा। तो विशाल धारा एक चौड़ी धारा है जिसमें कई जलधाराएं मिल जाती हैं, कई जलधाराएं मिल जाती हैं और वो तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, धारा से भी तीव्र गति से चलती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, अभी सब हम समझाएंगे। तो ये हो गई तीनों चीज़, प्रवाह, जल प्रवाह और धारा और स्ट्रीम, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन जो है उत्पत्ति के सारे कारक हो गए। अब इस हमारी पृथ्वी पर जो है धाराएं मुख्य रूप से, अगर हम सागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन 3 महासागरों में ही धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर क्या है? ठंडा रहता है। आर्कटिक महासागर का जल क्या होता है? जमा रहता है। ज़्यादा ठंडा होने की वजह से क्या होता है, जल मोस्टली क्या होता है, जमा रहता है बर्फ़ के रूप में। तो वहाँ क्या धाराएं बहेंगी? क्या वहाँ धाराएं नहीं बहती, यहाँ की धाराएं सब जम जाती हैं, यहाँ की धाराएं सब आर्कटिक महासागर की जम जाती हैं। इसी प्रकार से साउदर्न महासागर तुमने सुना होगा, दक्षिणी महासागर मैंने कहा था, जिसमें हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग, प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, इनकी भी धाराएं मोस्टली जो है, ये अलग से कोई धाराओं के पढ़ने के लिए अलग से कोई साउदर्न महासागर की कल्पना ही नहीं की गई। ठीक है, यहाँ जो बहने वाली धारा है वो पछुआ विक्षोभ के सहारे ऐसे बहती है एक ही लाइन में, तो इसलिए दक्षिणी महासागर में भी कोई अलग से धारा नहीं पढ़ी गई। तो 3 महासागरों में हम धाराओं का अध्ययन करते हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। अब देखो, ये जो धाराएं हैं हमारी उत्तरी गोलार्ध में हमने बताया था, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या उत्पन्न होता है? एक बल। कौन सा बल कहते हैं? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती हैं? दाहिनी तरफ। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ। तो धाराओं के साथ भी यही होता है, धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती हैं? दाहिनी तरफ। धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं जो होती हैं वो इस तरीके से क्लॉकवाइज चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं कैसे चलती हैं? क्लॉकवाइज। इस तरीके से एक सर्किल बना लेती हैं, जैसे धारा यहाँ से उत्पन्न हुई और यहाँ टकराई, यहाँ जमीन है, फिर आगे यहाँ टकरा जाएगी, टकरा करके फिर ये अपने किधर मुड़ जाएगी? दाहिने साइड में। तो दाहिने साइड में मुड़ करके फिर इस तरीके से इधर से आएगी, फिर ये दाहिने मुड़ जाएगी, तो दाहिने मुड़ करके एक चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक चक्र बन जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है क्लॉकवाइज इनका एक सर्किल बन जाता है, इनका एक क्लॉकवाइज एक साइकिल बन जाता है, सर्किल बन जाता है। किसका? धाराओं का। क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुकूल, घड़ी की सुई के अनुकूल। घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती है। तो उत्तरी गोलार्ध में हाँ, चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन यहाँ धाराओं की बात कर रहे हैं। धाराओं और प्रतिचक्रवात भी क्लॉकवाइज होता है उत्तरी गोलार्ध में, और धाराएं भी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो सारे धाराएं मिल करके एक क्या बना लेती हैं? एक साइकिल बनाती हैं एक पूरे एक महासागर में। तो इस तरीके। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं किधर मुड़ जाती हैं? अपने बाएं साइड में। अब जैसे ये धारा इधर से आ रही है तो ये बाएं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी? इधर मुड़ेगी ना। तो ये धारा इस तरीके से इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ करके फिर ये ऊपर जाएगी तो किधर मुड़ेगी? अपने बाएं मुड़ेगी, तो बाएं इधर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर धाराओं का एक चक्र बन जाता है इस तरीके से। धाराओं का दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से चक्र बन जाता है। तो ये चक्र कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रश्न बनेगा, धाराएं जो है दक्षिणी गोलार्ध में कैसे मूवमेंट करती हैं, मतलब कैसे उनका साइकिल बनता है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। और अनुकूल कहाँ बनती हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक बातें थी। और इसके अलावा धाराएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी धारा और एक गर्म धारा। विषुवत रेखा के आसपास जो धाराएं उत्पन्न होंगी ठंडी होंगी कि गर्म होंगी? गर्म होंगी।
विषुवत रेखा के आसपास जो धाराएं उत्पन्न होंगी कैसी होंगी? गर्म होंगी। और ध्रुवों के आसपास जो धाराएं उत्पन्न होंगी कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ध्रुवों के आसपास जो धाराएं उत्पन्न होंगी कैसी होंगी? ठंडी होंगी। तो इस तरीके से दो स्वभाव की धाराएं होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। तुम्हारे जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझोगे तो फिर इनको भूलोगे नहीं। क्योंकि देखो आईएएस की परीक्षा में मेंस में लिखने के लिए प्रश्न आता है। एक बार मेंस में प्रश्न आया था जीएस में, सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट में, सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट में, पीसीएस में, आईएएस में, दोनों में जो है पहले पेपर में क्या है, भूगोल से प्रश्न आते हैं, भूगोल और इतिहास से प्रश्न आते हैं। तो भूगोल से इसी टॉपिक से एक बार प्रश्न आया था आईएएस में कि धाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या हैं और उनका पड़ने वाला सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो लिख पाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। और प्री की दृष्टि से, चाहे वो आप आईएएस की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वनडे परीक्षाओं की किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो धाराओं से प्रश्न आते हैं। ठंडी धारा और गर्म धारा आपको पहचानना जरूरी है। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया कि अगर विषुवत रेखा के आसपास से धाराएं उत्पन्न हो रही हैं तो कैसी होंगी? वो गर्म होंगी। और ध्रुवों के आसपास उत्पन्न होंगी तो कैसी होंगी? ठंडी होंगी। तो ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। ठीक। अब यहाँ से जो धाराएं उत्पन्न होंगी, अब तीन महासागर हैं जहाँ धाराएं चलती हैं। 3 महासागर हैं जहाँ धाराएं चलती हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इन्हीं तीनों महासागरों से धाराओं के बारे में आता है, दे देगा मिलान करने के लिए कि ये धारा गर्म है कि ठंडी है, या फिर ये धारा कहाँ बहती, कौन से महासागर में बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो वो इसीलिए हम मानचित्र के बारे में इसीलिए कहते हैं कि एक ब्लैंक मानचित्र लेके आना है, जिससे कि आप धाराओं को भर लोगे अपने मानचित्र पे, तो फिर आपके दिमाग में वो छप जाएंगी बातें, वो दिमाग में बातें क्या हो जाएंगी? छप जाएंगी। और यहाँ से जाने के बाद फिर से इसको जो है आप दोबारा पढ़ना और मानचित्र लेकर के फिर से भरने की प्रैक्टिस करना। क्योंकि किसी भी परीक्षा में भूगोल से एक प्रश्न धाराओं से अवश्य रहता है, एक प्रश्न धाराओं से अवश्य रहता है किसी भी परीक्षा में। तो इसलिए धाराओं को पढ़ा जाना जरूरी है। देखो प्रभाव की बात करें, धाराओं के बारे में ये 3 हैं, तो इनको एक ही क्लास में समेटना सही नहीं है, याद नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभाव की बात करें। धाराओं की दोनों प्रभाव है, सकारात्मक और नकारात्मक। भाई उत्तरी गोलार्ध से ध्रुवों की तरफ से जो धारा आएगी वो कैसी होगी? ठंडी। और जो विषुवत रेखा से धारा जाएगी कैसी होगी? गर्म। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पर कोहरा बनता है। क्या बनता है? कोहरा बनता है। मैंने बताया था कि ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो वहाँ क्या बनता है? वाताग्र बनता है। वाताग्र बनने के कारण वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होता है और बादल से बन जाते हैं और वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा हमने पढ़ाया था ना। तो ठंडी और गर्म हवाएं मिलती थी। तो जब ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलेंगी तो वहाँ पर क्या होगा? ठंडी जो गर्म धारा है वो ठंडी धारा का वाष्पीकरण करेगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? कोहरा बन जाएगा। तो कोहरा बन जाएगा तो कोहरा जलयानों के लिए नुकसानदायक है। जलयान जा रहे हैं और कोहरा पड़ गया समुद्र में तो रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन आज के समय में इतने सारे यंत्र हो गए हैं, दिशा सूचक यंत्र हो गए हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है समुद्र में? जब कोहरा पड़ेगा तो वहाँ पर एक शैवाल, जिसको प्लैंकटन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, उसकी उत्पत्ति होती है। उसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ से इधर से एक धारा आती है, ठंडी धारा, जिसको बोलते हैं लैब्राडोर। कौन सी धारा? लैब्राडोर। और इधर से एक गर्म जलधारा जाती है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। जिसको क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों धाराएं टकरा करके आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर जो है फॉग बनता है और फॉग बनने के कारण समुद्री शैवालों की उत्पत्ति होती है, जिसको प्लैंकटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स। और इन प्लैंकटन्स को मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ खा करके अपना पेट फुलाती हैं और उनका कहने का मतलब वो काफ़ी मात्रा में उनका प्रोडक्शन होता है, मछलियों का ज़्यादा मछलियाँ पैदा होती हैं। तो प्लैंकटन्स के सहारे मछलियाँ जीवित रहती हैं। तो इस क्षेत्र में जो है बहुत सारी मछलियाँ पैदा होती हैं। तो इसलिए दो विपरीत स्वभाव वाली धाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। और मछलियाँ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मछलियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, लोग खाते हैं। अब भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम दाल खा करके जो है कहते हैं हम शाकाहारी हैं, लेकिन जहाँ पे दाल नहीं है, खेती नहीं होती है, तो वहाँ पर रोटी के साथ क्या खाएंगे? मच्छी ही खाएंगे। समुद्र के सहारे, इन तटों के सहारे रहने वाले, चाहे भारत की बात करो,
आप कलकत्ता से लेकर उड़ीसा, ये तट के सारे जितने लोग हैं सब मछली भात खाते हैं। वर्षा अधिक होती है, चावल करते हैं, सब मछली भात खाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मछलियों का हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्लैंकटन्स के कारण मछलियाँ जीवित होती हैं, इसलिए ये सब जो मेंस में लिखने के लिए बातें आती हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। तो इसलिए जो है मछलियाँ यहाँ पैदा होती हैं, तो ये सकारात्मक प्रभाव हो गया। ये क्या हो गया? सकारात्मक। इसके अलावा जैसे अब ये गल्फ स्ट्रीम है जो गर्म है, और यहाँ पर जो है यूरोप है, और यूरोप यहाँ लगभग 60-65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है यूरोप का ये भाग। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत ठंडी पड़ेगी। तो यहाँ ये वाले जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, वो क्या होंगे? जमे रहेंगे बर्फ़ से, तो नावों का आवागमन नहीं हो पाएगा। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहाँ से जलयान चलते हैं, उतरते हैं। जैसे रेलवे के स्टेशन होते हैं, रेलगाड़ियों के क्या होते हैं? स्टेशन होते हैं। ऐसे ही जलयानों के स्टेशन को क्या कहते हैं? बंदरगाह। हम कॉपी जांच रहे थे तो बंदरगाह लिखने के लिए आया, उसमें लिख रहे हैं जहाँ पर बंदर इकट्ठा होते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। तो अब ऐसा मत करना तुम लोग। बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं, और पोर्ट्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोर्ट्स। तो यहाँ पर मतलब कम तापमान के कारण ये पोर्ट्स क्या होते हैं? जम जाते हैं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, यहाँ जाएगी तो यहाँ के समुद्र का तापमान क्या कर देगी? ये बढ़ा देगी, समुद्र का तापमान बढ़ा देगी। तो जो यूरोप के, नॉर्वे वगैरह के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो क्या हो जाएंगे? खुले रहेंगे। उनका बर्फ़ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो खुले रहेंगे, तो खुले रहने के कारण गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराएं जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि वहाँ की बर्फ़ को क्या कर देती हैं? पिघला देती हैं और बंदरगाहों को खोल के रखती हैं। और यही जलधारा जा कर के रूस के यहाँ से रूस शुरू हो जाता है। नक्शे में मैंने बताया था, यहाँ पे यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो है इधर यूरोप है, इधर एशिया है। दोनों महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। और ये वाला भाग यहाँ से शुरू हो जाता है रूस। तो रूस के जो है कई बंदरगाह हैं जिनको गल्फ स्ट्रीम क्या करती है? खोल के रखती है। ठीक। तो एक बार प्रश्न भी आया था, मुर्मुस्क नामक एक बंदरगाह है यहाँ पर रूस का, जो किससे खुला रहता है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से। तो ये 2-3 पॉइंट्स क्या हो गए? सकारात्मक प्रभाव हो गए। अब जब मान लो IAS की परीक्षा में आए तो पॉइंट वाइज आप लिख दो कि 2 विपरीत स्वभाव वाली गर्म और ठंडी जलधाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पर प्लैंकटन्स पैदा होते हैं, जिससे मछलियों को भोजन मिलता है, तो मछलियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। डॉगर बैंक है जैसे इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र यहाँ पर आइसलैंड, यहाँ पे मछलियाँ बहुत पैदा होती हैं, इधर मछलियाँ बहुत पैदा होती हैं इस क्षेत्र में। तो ये सब विश्व के मछली जो है मारने वाले क्षेत्र हैं। और इसके अलावा जो है गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म जलधाराएं क्या करती हैं? जो उत्तरी जो है यूरोप वाले क्षेत्र हैं, नॉर्वे वगैरह और रूस के उत्तरी क्षेत्र वालों को, वहाँ के बंदरगाहों को क्या करती हैं? खोल कर रखती हैं, उनके जो है बर्फ़ को पिघला करके रखती हैं। तो यहाँ से जलयान आसानी से आते जाते रहते हैं। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? एक तो कोहरा बन जाता है, जिसके कारण जलयानों को दिशा भ्रम हो जाता है। दूसरी बात, जैसे लेब्राडोर जैसी ठंडी जलधारा आ रही है बहते हुए, अब जलधारा बहते हुए आ रही तो साथ में यहाँ से आइसबर्ग भी लेकर आएगी। जलधाराओं के साथ क्या होंगे? आइसबर्ग मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान, बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान जो बहुत विशाल होंगे, बड़े होंगे, वो टूट जाएंगे और बहते हुए इसके साथ आएंगे। और जब बहते हुए इसके साथ आएंगे समुद्र में, तो कोई जलयान जा रहा है और उसको दिखाई नहीं दिया कोहरे में, तो क्या हो जाएगा? उससे टकरा जाएगा। यही तो हुआ था टाइटैनिक के साथ। टाइटैनिक इधर से जा रहा था, और इधर से लेब्राडोर एक धारा जो आ रही थी वो आइसबर्ग लेकर आ रही थी, बर्फ़ का चट्टान लेकर आ रही थी, और उसी से जो है टाइटैनिक टकरा गया था और टूट गया था। तो इस तरीके से इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके कुछ जलधाराओं के कुछ नुकसान भी हैं। तो इस तरीके से इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। अब हम लोग जो है कम से कम एक महासागर की धारा का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विश्व के नक्शे में एक महासागर की धारा का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे ले लेते हैं हम पहले ये महासागर है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा। अब हमने बताया कि विषुवत रेखा के 10 से 5 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है डिफ्लेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब उत्तर साइड में ये धारा उत्पन्न होगी। अब ये किस प्रकार की धारा होगी? ठंडी या गर्म? गर्म होगी।
तो उत्तर साइड में उत्पन्न होगी तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। और दक्षिण साइड में उत्पन्न हो रही तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। अब यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। अब ये ब्राज़ील के तट से टकराएगी, फिर ये मुड़ जाएगी दक्षिण की तरफ। ब्राज़ील के तट से टकराएगी, फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी। तो इसको कहते हैं ब्राज़ील धारा। कौन सी धारा? ब्राज़ील धारा। कौन सी धारा होगी? ब्राज़ील। और ये कौन सी होगी? दक्षिणी अटलांटिक, या दक्षिणी अटलांटिक नहीं, दक्षिणी विषुवतरेखीय, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। कौन सी धारा? दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। तो अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा गर्म है या ठंडी है? गर्म है। ब्राज़ील धारा गर्म है या ठंडी है? गर्म है। ब्राज़ील धारा कैसी है? गर्म है। अब यही धारा जो है आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ करके इस तरीके से अपने दक्षिणी गोलार्ध में अपने किधर मुड़ जाएगी? दाहिने साइड और बाएं साइड में। तो बाएं साइड में मुड़ जाएगी, इधर जा रही है तो इधर मुड़ जाएगी। अब ये इधर को मुड़ करके यही बन जाएगी। अब चूंकि साउथ में आ गई है, काफ़ी उच्च अक्षांश पे आ गई है, उच्च अक्षांश मतलब 60-65 डिग्री के अक्षांश पे, तो यहाँ पर धाराएं क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगी। तो अब ये धारा, यही जो ब्राज़ील गर्म धारा थी, यही क्या हो जाएगी? आगे ठंडी हो जाएगी। और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ बह रही है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। कौन सी प्रवाह? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। प्रवाह मतलब मैंने बताया था जल ड्रिफ्ट। प्रवाह ड्रिफ्ट है जो कि क्या होगी? धारा से इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। धारा से इसकी स्पीड कम होगी। यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है दक्षिण अमेरिका में, फाकलैंड। मैंने पढ़ाया था फाकलैंड। यहाँ पे एक द्वीप देश है, द्वीपीय जो है स्थान है जिसका नाम है फाकलैंड। इधर से एक धारा आती है ठंडी, तो इसी फाकलैंड के नाम पर इस धारा का नाम पड़ जाता है क्या? फाकलैंड धारा। कौन सी धारा? फाकलैंड धारा। कौन सी धारा? फाकलैंड। अब ये फाकलैंड धारा कहाँ से बह रही है? दक्षिणी गोलार्ध में जो है ध्रुव के पास से, दक्षिणी ध्रुव के पास से। तो ठंडी हो गया, गर्म? कैसी होगी? ठंडी होगी। तो फाकलैंड धारा कैसी होगी? ठंडी। ब्राज़ील धारा कैसी होगी? गर्म धारा। और यहीं पर एक हवा चलती है, पछुआ हवा। कौन सी हवा चलती है? पछुआ हवा। पछुआ हवा के सहारे एक धारा बहने लगती है जिसको क्या बोलते हैं? जो है पछुआ धारा। कौन सी धारा? पछुआ धारा। तो पछुआ धारा कैसी धारा होगी? ठंडी या गर्म? पछुआ जलधारा, या पछुआ इसको प्रवाह बोलते हैं, धारा न बोल करके क्या बोलते हैं? प्रवाह। पछुआ प्रवाह। कौन सी प्रवाह? पछुआ प्रवाह। तो पछुआ प्रवाह कैसी धारा होगी? ठंडी। अब यही धारा आगे जा करके फिर अफ्रीका के तट से टकराएगी और ये उत्तर में मुड़ जाएगी। अफ्रीका के तट से टकरा करके उत्तर में मुड़ जाएगी। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं बेंगुला धारा। कौन सी धारा? बेंगुला धारा। तो बेंगुला धारा कैसी है? अब चूंकि दक्षिण से जा रही है, दक्षिण से जा रही है और ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का भाग है जो ठंडा है, तो बेंगुला धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी धारा। बेंगुला धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी धारा। अब यही बेंगुला धारा आगे जाकर विषुवतरेखीय धारा में मिल जाएगी, और विषुवतरेखीय धारा कैसी है? गर्म है। तो यही धारा धीरे धीरे कैसी? गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ये धारा। अब इसमें ज़्यादा धारा तो है नहीं, अब इनको याद करो। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा कैसी है? गर्म है या? गर्म है। ब्राज़ील धारा कैसी है? गर्म। फाकलैंड धारा कैसी है? ठंडी। किस महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर के कौन से में? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा बहती है? फाकलैंड धारा। और फाकलैंड धारा कैसी है? ठंडी धारा। पछुआ प्रवाह ये कैसी धारा है? सभी ये इधर भी आगे चलेगी, ये भी पछुआ प्रवाह है, इधर भी चलेगी प्रशांत महासागर में। तो सभी पछुआ प्रवाह क्या है? चाहे उत्तरी पछुआ प्रवाह हो, चाहे दक्षिणी पछुआ प्रवाह हो, नहीं मोस्टली दक्षिणी पछुआ प्रवाह जो है ये सारे कैसे हैं? ठंडे हैं। ये सारे कैसे हैं? ठंडे, ठंडी जलधारा है। और यही दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो है अफ्रीका के तट से टकरा करके आगे बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा? कौन सी धारा बनेगी? बेंगुला। कौन सी धारा? बेंगुला। तो बेंगुला धारा कैसी है? गर्म है या ठंडी है? ठंडी है। अब देखो ये एक दक्षिणी गोलार्ध की धारा बन गई। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर है, इसका एक प्रभाव और पड़ता है। जब ठंडी धाराएं जिस भी तट से टकराती हैं वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठंडी धाराएं जाएंगी
तो वहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। अब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, रेगिस्तान। तो ठंडी धाराएं कहीं ना कहीं रेगिस्तानों को भी क्या करती हैं, जन्म देती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे, जैसे यहाँ पर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है नाबीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, नाबीब मरुस्थल, नाबीबिया में है। कौन सा मरुस्थल, नाबीब। कालाहारी मरुस्थल, यहीं पर है एक मरुस्थल, कौन सा, कालाहारी। आप देख लेना मानचित्र में मैंने कराया था। तो कालाहारी डिजर्ट, नाबीब डिजर्ट मरुस्थल, ये सब किसने बनाया है, बेंगुला की ठंडी धारा ने। किसने बनाया है, बेंगुला की ठंडी धारा ने। क्योंकि ये ठंडी धारा आई तो यहाँ के जल को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। जल को ठंडा कर दिया तो वाष्पीकरण जल में नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, संघनन होगा नहीं। भाई वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पीकरण में वाष्प वायुमंडल में जाते हैं, फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, फिर संघनन हो जाता है, संघनन होकर बादल बन जाते हैं, बादल बन के फिर वर्षा होती है। और ठंडी धारा वाष्पीकरण करेगी नहीं तो यहाँ वर्षा होगी नहीं, वर्षा होगी नहीं तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, रेगिस्तान। और इसी प्रकार से ये फाकलैंड वाली धारा जाती है, फाकलैंड वाली धारा जाती है। तो यहाँ पर जो है एक मरुस्थल बनाता है, पैटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल। आप देख लेना आज जा करके मानचित्र खोल करके दक्षिण अमेरिका का। तो इस तरीके से ये हो गई दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। कौन से महासागर की धाराएं, दक्षिण अटलांटिक। इसी प्रकार से विषुवत रेखा के उत्तर में जो एक धारा उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। अब ये धारा ब्राज़ील के तट से टकरा करके फिर ये आगे चली जाती है, इस तरीके से यहाँ मुड़ती है। और यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, द्वीप हैं, क्यूबा वगैरह। कौन से, जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। कौन से इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज से टकरा करके ये धारा दो भागों में बट जाती है। कौन सी धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा वेस्ट इंडीज जैसे द्वीपों से टकरा कर दो भागों में बट जाती है। तो इसके पूरब वाली, वेस्ट इंडीज के पूरब वाली जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, एंटीलीज। कौन सी धारा, एंटीलीज धारा। कौन सी धारा कहलाती है, एंटीलीज। तो एंटीलीज धारा गर्म है या ठंडी है, गर्म है, क्योंकि ये कहाँ से जा रही है, विषुवत रेखा से जा रही है। और यहाँ पर जो है एक द्वीप, एक जो है प्रायद्वीप है जिसको बोलते हैं फ्लोरिडा। कौन सी प्रायद्वीप, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा ये वाली आप मानचित्र में देखना, ये वाला जो अमेरिका का जो चोंच सा निकला हुआ है कैरिबियन सागर में, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के तट पर इस धारा को कहते हैं कौन सी, फ्लोरिडा धारा। कौन सी धारा, फ्लोरिडा धारा। तो एंटीलीज धारा क्यूबा के पूरब से बहती है जो गर्म है, और फ्लोरिडा धारा क्यूबा के पश्चिम से बहती है। कौन से सागर में, कैरिबियन सागर में, मैक्सिको की खाड़ी में। ये मैक्सिको खाड़ी, ये पूरा कैरिबियन सागर है। मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा धारा बहती है जो कैसी है, गर्म है। और ये दोनों धाराएं आगे जाकर फिर मिल जाती हैं, आगे जाकर के फिर मिल जाती हैं, तो ये कहलाती हैं गल्फ स्ट्रीम। अब मैंने बताया था कि जब एक से अधिक धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, स्ट्रीम बन जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। भाई दो धाराएं ऐसे जा रही, नदियों की जल धाराएं आती हैं, मान लो तेजी से टकराई तो उनमें स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, जो कि दोनों गर्म हैं, दोनों टकराएंगी तो आगे एक नई जलधारा बनाती है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम है, ये क्या है, विशाल जलधारा है। कौन सी जलधारा है, विशाल। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म है या ठंडी, गर्म है। अब इधर से एक ठंडी जलधारा आ रही है, स्ट्रीम मतलब विशाल धारा, स्ट्रीम का मतलब होता है विशाल धारा। इधर से एक सागर है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर सी। यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं कनाडा के आसपास, कनाडा के उत्तर में ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है, ये कौन सा मतलब द्वीप है, ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड ही है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो इस ग्रीनलैंड द्वीप के उत्तर में यहाँ पर लेब्राडोर सी है। कौन सा सी है, लेब्राडोर सी। ग्रीनलैंड के उत्तर नहीं, पश्चिम साइड में। तो इस लेब्राडोर सी से एक धारा चलती है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर धारा। कौन सी धारा, लेब्राडोर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ठंडी धारा बनती है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर। तो लेब्राडोर धारा कैसी है, ठंडी धारा है। तो ठंडी धारा इस तरीके से उत्तर से आ रही है जो ठंडी है, और इधर से गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा जा रही है। मैंने बताया ठंडी और गर्म दोनों धाराएं मिलती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, फॉग बनता है, कोहरा बनता है, और जो कि प्लैंकटन्स के पैदा होने के लिए जिम्मेदार है। और प्लैंकटन्स पर कौन जीवित रहती हैं, मछलियाँ जीवित रहती हैं। अब यही गल्फ स्ट्रीम, अब ये जो है आगे बढ़ करके
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। कौन सी प्रवाह? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कौन सी प्रवाह कहलाती है? अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक में है, तो ये कौन सी प्रवाह कहलाती है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो गल्फ स्ट्रीम का ही आगे बढ़ा हुआ गर्म वाला भाग है जो क्या है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, उनसे टकरा करके एक धारा दक्षिण की तरफ मुड़ती है। एक धारा कहाँ मुड़ती है? दक्षिण की तरफ। तो इस धारा को कहते हैं रेनेल धारा। कौन सी धारा? रेनेल धारा। और इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग कहलाता है कनारी धारा। कौन सी धारा? कनारी धारा। अब देखो इनको फिर से याद करो। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, उत्तरी कौन सी? विषुवतरेखीय धारा। और यही धारा कैरिबियन द्वीप समूह से टकरा करके दो भागों में बट जाती है। कैरिबियन द्वीप में एंटिलीज जो कि पूरब साइड में बहती है, और फ्लोरिडा की धारा पश्चिम साइड में बहती है जो कि मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। और दोनों धाराएं आगे जाकर के मिल जाती हैं, फ्लोरिडा की धारा और एंटिलीज की धारा, जो क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम की धारा। और यही गल्फ स्ट्रीम की धारा लेब्राडोर की ठंडी धारा से टकराती है, जिसके कारण यहाँ पर प्लैंकटन्स पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? प्लैंकटन्स पैदा होते हैं। और ये फिर आगे बढ़ती है। यही आगे बढ़ती हुई धारा क्या कहलाती है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है नॉर्वे वगैरह में, यूरोप वगैरह के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, जो गर्म रहती है। गर्म रहने के कारण यहाँ पर क्या करती है? यहाँ के बंदरगाहों को खोल देती है। लेकिन यहाँ पर जो है आइसलैंड है, कई द्वीप हैं, तो इन द्वीपों से टकरा करके एक धारा जो है दक्षिण की तरफ मुड़ती है। और दक्षिण की तरफ मुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो अब एक धारा बनती है जिसको बोलते हैं रेनेल धारा। कौन सी धारा? रेनेल धारा। इसी का और दक्षिणतम भाग क्या कहलाता है? कनारी धारा। तो रेनेल धारा कैसी है? ठंडी है। कनारी धारा कैसी है? ठंडी है। अब ये धारा जब, जैसे यहाँ पर अफ्रीका है, ये कौन सा है? अफ्रीका। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी धारा बहती है? कनारी धारा। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी धारा बहती है? कनारी धारा। और कनारी धारा कैसी है? ठंडी है। ठंडी धारा के तट पर आने से यहाँ पर वर्षा होगी क्या? नहीं होगी। तो इस कारण यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पैदा हो गया। क्या नाम है उसका? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। थार का मरुस्थल तो भारत में है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल को जन्म देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कनारी धारा का। कौन सी धारा का? कनारी धारा का। और कनारी धारा कैसी है? गर्म है या ठंडी? ठंडी धारा है। तो कनारी धारा ठंडी धारा है। तो इसको एक बार फिर से याद करो। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा जो कि क्या है? गर्म है। ये जाकर के कैरिबियन द्वीप समूह में टकराएगी, तो इसकी पूर्वी शाखा क्या कहलाएगी? एंटिलीज। और पश्चिमी शाखा क्या कहलाएगी? फ्लोरिडा की धारा। दोनों आगे बढ़कर के फिर एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो क्या बन जाएंगी? गल्फ स्ट्रीम। यही गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर की ठंडी धारा से टकराएगी, तो यहाँ पर जो है मछलियाँ पैदा होंगी। और यही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़कर के उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। यहाँ पर एक हवा बहती है जिसको बोलते हैं पछुआ प्रवाह। पछुआ हवा बहती है ना, तो पछुआ हवा के सहारे ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे बहती जाती है, जो कहाँ तक पहुँच जाती है? यूरोप तक चली जाती है। अगर पछुआ प्रवाह नहीं होती तो ये धारा यहीं पर कहीं खत्म हो जाती, लेकिन पछुआ हवा के कारण ये धारा गल्फ स्ट्रीम वाली धारा आगे तक जाती है। और मैंने बताया जब हवा के प्रवाह से धाराएं चलती हैं तो उनकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उनकी गति कम रहती है और ये काफ़ी दूरी तक है। ये देखने में यहाँ पे इतना दूर नहीं लग रहा है, लेकिन ये इनमें बहुत दूर है, काफ़ी गैप है। तो इनकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये जा करके जो है कहाँ टकराएंगी? यूरोप के तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पर बर्फ़ को पिघला देंगी। तो इस तरीके से एक चक्र बन गया यहाँ पर क्लॉकवाइज, एक चक्र यहाँ पर बन गया क्लॉकवाइज। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ये कौन सी धाराएं हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो इस तरीके से इनको आप मानचित्र में दर्शा लेना। कल हम लोग जो है हिंद महासागर की धारा और प्रशांत महासागर की धारा, इन दोनों को कराएंगे। इसके पहले हम पूछेंगे कि कौन सी धारा गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो इनको आपको तैयार करके आना है। जैसे पूछ लेंगे रेनल धारा, कनारी धारा कौन से महासागर में बहती है, ठंडी है या गर्म है। ब्राज़ील की धारा, फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा। बेंगुला तो बहुत आता है और लोग खूब गलत करते हैं, बेंगुला भूल जाते हैं। तो आप
मानचित्र से करके जाओगे तो याद रहेगा। तो बेंगुला ठंडी है या गर्म है? ठंडी धारा है। कौन से महासागर में बहती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये सब धाराएं आपको याद होनी चाहिए, और याद तभी होंगी जब इनको आप मैप वर्क करोगे। किस में करोगे? मैप। तो थोड़ा बहुत मानचित्र खरीद लो, 10-20 मानचित्र विश्व के, भारत के खरीद लो, उन पर भरने का प्रयास करो, ठीक है, तभी याद होगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। और मैंने कंसेप्ट सारा बता ही दिया इसका, तो कंसेप्ट के साथ में जब पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, याद भी रहेगा। इसलिए कंसेप्ट समझना भी ज़रूरी है और चीज़ों को याद करना भी ज़रूरी है।